टू एसपी स्मार्ट डिजिटल। बच्चों, यहाँ पे मैं एक और पेपर आपसे डिस्कस कर रहा हूँ और ये जो पेपर है ये पूरा बोर्ड पैटर्न का है और एक बच्चे ने इसको सॉल्व किया है। ठीक है, एक बच्चे ने इस पेपर को सॉल्व किया है, तो हम उसी में देखेंगे कि कहाँ कहाँ बच्चे ने अच्छा लिखा है और कहाँ कहाँ पे बच्चे ने अच्छा नहीं लिखा है। तो सबसे पहले देखो सेक्शन ए में है। सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव है द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज। जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसका डायमेंशन फार्मूला कितना होता है, सभी को पता है। दिस इज m-1 L3t-2, बच्चे ने करेक्ट लिखा है। नेक्स्ट में है द वैल्यू ऑफ g इज मैक्सिमम एट, तो कहाँ पे होता है, पोल पे होता है। नेक्स्ट में है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज मैक्सिमम इज, द एक्सट्रीम पोजीशन, करेक्ट है। नेक्स्ट में है डिफाइन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, बच्चे ने लिखा है द वैल्यू approached by the average velocity when the time instant for measurement becomes considered and closer to zero। देखो आप सीधे आप ऐसे भी लिख सकते हो कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल ऑफ ए बॉडी एट ए पर्टिकुलर टाइम एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट। ठीक है, नीचे जो लिखा है वी टी इज कल टू दिस इज लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, सो दिस इज डी एक्स अपॉन डी टी, करेक्ट लिखा। यहाँ पे टी लिखने की कोई जरूरत यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट में है हुक्स लॉ। तो देखो हुक्स लॉ बता है विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ये सारा बताया है। 1 मार्क्स इसको यहाँ पे भी मिलेंगे। नेक्स्ट में है डिफाइन प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। प्लेन प्रोग्रेसिव वेव जो है उसको डिफाइन करना है। तो देखो यहाँ पे बच्चे ने डिफाइन किया है कि प्लेन प्रोग्रेसिव इज वन विच ट्रेवल्स onwards through the given medium in a given direction with constant amplitude that is without attenuation। ठीक है, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव में आप और ये कह सकते हैं कि जो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव होता है वो वेव होता है जो कि ट्रेवल करता है यहाँ पे। और काफ़ी है, ठीक है, एक 1 मार्क्स में है तो एक ठीक है, अगर 2 मार्क्स का होता तो हम इक्वेशन वगैरह भी इसका लिखने के लिए आपको बोलते हैं। 1 मार्क्स में ठीक है बेटा। नेक्स्ट में देखें तो डिफाइन टेंसाइल स्ट्रेस होगा बेटा। तो नहीं, नेक्स्ट में है राइट डायमेंशन फार्मूला ऑफ टॉर्क। तो टॉर्क का डायमेंशन फार्मूला जैसे देखो टॉर्क का फार्मूला यहाँ पे बच्चे ने टॉर्क जब भी लिखे बेटा तो R क्रॉस F होता है जब आप, और जब भी आप क्रॉस प्रोडक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। और डायमेंशन फार्मूला जब पूछा था तो ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं थी, सीधे R इंटू एफ लिखना था। चलो F इंटू आर लिखा बच्चे ने, डायमेंशन फार्मूला निकाला। डायमेंशन फार्मूला करेक्ट है इसका, ठीक है। लेकिन जब भी आप टॉर्क लिखते हैं बेटा तो टॉर्क इक्वल टू R क्रॉस F होता है। नेक्स्ट में देखें तो राइट डायमेंशनल फार्मूला ऑफ टॉर्क हो गया। डिफाइन टेंसाइल स्ट्रेस। तो टेंसाइल स्ट्रेस इट इज़ अ नॉर्मल स्ट्रेस इन विच देयर इज एन इंक्रीज इन लेंथ एंड वॉल्यूम। ठीक है, देखो टेंसाइल स्ट्रेस को उतना अच्छा डिफाइन नहीं किया इसने। डिफाइन टेंसाइल स्ट्रेस इट इज़ ए नॉर्मल स्ट्रेस, ये तो ठीक है, यहाँ तक कि नॉर्मल स्ट्रेस है इन विच देयर इज ए इंक्रीज इन लेंथ। ठीक है, इंक्रीज इन लेंथ तो होता है, बट व्हाट इज टेंसाइल स्ट्रेस? तो स्ट्रेस इज द फोर्स रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, ये भी यहाँ पे मेंशन करना चाहिए था, ये तो ठीक है। अच्छा, नीचे भी लिखा हुआ है कि स्ट्रेस इज टेंसाइल स्ट्रेस इज टू फोर्स अपॉन एरिया, तो मिल सकते हैं, 1 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन स्ट्रेस का जो डेफिनेशन है उसको भी मेंशन यहाँ पे करना पड़ेगा कि टेंसाइल स्ट्रेस इज अ स्ट्रेस एंड द स्ट्रेस जो का डेफिनेशन जो है कि रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया एंड टेंसाइल स्ट्रेस इन विच द लेंथ इज इंक्रीज, जैसे करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये भी ठीक लिखा हुआ है, फॉर्मूला भी नीचे लिख दिया कि टेंसाइल स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो नंबर यहाँ पे भी इसको मिल जाएंगे। नेक्स्ट में है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन एट इट्स मीन पोजीशन। तो जो एक्सेलेरेशन होता है बेटा उसका फार्मूला होता है ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई। एट मीन पोजीशन हम देखें तो वाई इक्वल टू कितना होता है मीन पोजीशन पे 0, तो एक्सेलेरेशन इक्वल टू कितना हो जाएगा, सो दिस इज 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हाउ मेनी डिग्री ऑफ फ्रीडम आर इन ए ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो ट्राइएटॉमिक में अगर हम बात करें तो नॉन लीनियर है तो 6 होता है, लीनियर है तो कितना होता है, 7 होता है। करेक्ट है, बच्चे को मार्क्स यहाँ पे भी मिलेंगे। नेक्स्ट में अगर देखें तो सेक्शन बी में 2 मार्क्स के क्वेश्चन में तो विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। तो देखो न्यूटन और डाइन ये सब जो यूनिट है बेटा वो किसका है, फोर्स का। तो सबसे पहले लिखा है कि फोर्स है ये mLT-2 डायमेंशन फार्मूला होता है। ए का पावर मतलब मास का पावर, लेंथ का पावर, टी का पावर जो है बेटा पावर यहाँ पे लिखा है बच्चे ने। उसके बाद n2 इक्वल टू n1 इंटू m1 अपॉन m2 पावर a, l1 अपॉन l2 पावर b और t1 अपॉन t2 पावर c होता है। सबका वैल्यू पुट किया और यहाँ पे फाइनली 10⁵ आंसर यहाँ पे आया है। मतलब 1 न्यूटन जो होता है 10⁵ डाइन के बराबर होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो ए फोर्स ऑफ 3000 डाइन एक्ट्स ऑन ए मास ऑफ 300 ग्राम फॉर 10 सेकेंड, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी आफ्टर 10 सेकेंड। तो फोर्स इज इक्वल टू 3000 डायन है, तो इसको कन्वर्ट किया 0.03 न्यूटन हो गया यहाँ पे, क्योंकि 1 डायन इज इक्वल टू 10⁻⁵ न्यूटन होता है, तो न्यूटन में कन्वर्ट कर लिया। मास 300 ग्राम है तो उसको केजी में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ से एक्सेलेरेशन निकाला है बच्चे ने, सो दिस इज इक्वल टू एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। ठीक है, एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन, एंड यहाँ से हो गया आपका दिस इज इक्वल टू 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड यहाँ से वैल्यू फाइंड किया, एंड v इक्वल टू u प्लस at होता है। सो यहाँ से वेलोसिटी फाइंड कर लिया, एंड काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv²। सो यहाँ से जा करके एनर्जी फाइंड कर लिया बच्चे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि फाइंड द रूट मीन स्क्वायर एज वेलोसिटी। Find the root mean square velocity of a smoke particle each of mass 5 × 10⁻17 kg in a Brownian motion of NTP। तो वही RMS वेलोसिटी आपको निकालना है। मास आपको गिवन है, टेम्परेचर आपको गिवन है, NTP पे 273 केल्विन होता है, और VRMS इक्वल टू √3 kBT अपन कितना होता है m हो जाएगा, ताकि NTP पे जो टेम्परेचर होता है बेटा दिस इज इक्वल टू 293 होता है, दिस इज 293 केल्विन। STP पे टेम्परेचर जो होता है 273 केल्विन होता है। तो यहाँ पे बच्चे ने ये वैल्यू इसकी गलत लिखी है यहाँ पे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो इसमें थोड़ा सा का डिफरेंस आएगा, और यहाँ पे रूट को भी देखो सॉल्व नहीं किया। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेटा वैल्यू आप रूट में निकाल, रूट की वैल्यू सॉल्व करेंगे आप, रूट में आप वैल्यू नहीं छोड़ सकते। ठीक है, तो यहाँ पे देखो और 1 पॉइंट सारा किया है बच्चे ने, लेकिन यहाँ पे देखो गलतियाँ इसने की है। ठीक है, और अगर हम देखें यहाँ पे तो 10⁻⁻23 और 10⁻17, देखो यहाँ पे और गलतियाँ की है बच्चे ने। यहाँ पे मास इक्वल टू यहाँ पे है बेटा 5 × फाइंड द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ अ स्मोक पार्टिकल। तो मास ये देखो गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, 5 × 10⁻⁻17 होगा बेटा। ठीक है, क्योंकि स्मोक का मास कितना 10⁻17 kg कहाँ से हो सकता है, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। तो ये देखो +17 होगा, तो ऊपर जाके जो -17 है तो ऊपर जाके +17 होगा, तो यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा इसका गलत है। ठीक है, और प्लस में टेम्परेचर भी गलत लिखा है, तो एक तरह से कहो कि पूरे ही इसमें गलत हो जाएंगे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें स्टेट न्यूटन्स 3 लॉ ऑफ मोशन। तो देखो न्यूटन फर्स्ट लॉ पे यहाँ पे पहले एक्सप्लेन किया, सेकंड लॉ को बताया है कि दिस इज F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp/dt, एंड इसके बाद बेटा यहाँ पे थर्ड लॉ को बताया है कि इन एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 को देखें तो स्टेट द कंडीशन अंडर विच ए फोर्स डज नो वर्क। तो कौन से कंडीशन में फोर्स कब होता है बेटा, जब वर्क डन 0 होता है। हम जानते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स के केस में वर्क डन की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, तो बच्चे ने यहाँ पे लिखा है कि, या फिर ये भी लिख सकते हैं कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री होता है बेटा तो वर्क डन की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। नेक्स्ट में है डिफाइंड प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। तो देखो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री को डायग्राम के थ्रू बताया है कि स्टेट दैट द टोटल हीट गेन बाय द हॉट ऑब्जेक्ट्स इक्वल टू द टोटल हीट रिसीव्ड बाय द कोल्ड ऑब्जेक्ट। डायग्राम भी बनाया है, तो ठीक है 2 मार्क्स में, ठीक है बेटा। नेक्स्ट में है इफ ए सिंपल पेंडुलम ऑसिलेशन विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ 50 मिलीमीटर एंड द टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड, फाइंड इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी। सो वी नो दैट कि v इक्वल टू दिस इज a इंटू ओमेगा। तो बच्चे ने यहाँ पे देखो वैल्यू पुट किया है, v इक्वल टू a इंटू ओमेगा में a की वैल्यू एम्पलीट्यूड गिवन था, ओमेगा आप यहाँ से निकाल देंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे बेटा, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आया बच्चे का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो इसमें डिफाइंड वर्क पावर एंड एनर्जी। वर्क क्या होता है, पावर क्या होता है, एनर्जी क्या होता है। तो बच्चे ने देखो सबसे पहले वर्क को डिफाइन किया है, उसके बाद एनर्जी को डिफाइन किया है। ठीक है, और पावर को भी यहाँ पे बताया कि द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज दस डिफाइंड एज द इट्स कैपेसिटी टू डू वर्क। ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पे ऐसा यूनिट भी बताया है बच्चे ने, तो पूरे 3 मार्क्स यहाँ पे इसको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो सेक्शन सी है बेटा। सेक्शन सी में है स्टेट न्यूटन 3 लॉज ऑफ मोशन सो दैट द न्यूटन सेकेंड लॉ इज द ओनली रियल ऑफ मोशन। स्टेट न्यूटन 3 लॉज ऑफ मोशन। तो देखो फिर से यहाँ पे 3 लॉज जो हैं न्यूटन के फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ को बताया है। और न्यूटन सेकंड लॉ जो होता है बेटा रियल लॉ ऑफ मोशन क्यों है, क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ जो होता है बेटा उसी में फर्स्ट लॉ भी आ जाता है, उसी में कौन सा आपका थर्ड लॉ भी आ जाता है।
सो फाइनली देखें यहाँ पे, तो इसको डिस्कस किया गया है कि फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ तीनों इसी में आ जाते हैं बेटा। नेक्स्ट देखें यहाँ पे, तो है कि डिफाइन इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन विथ वन एग्जाम्पल ईच। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है, तो पहले देखो बच्चे ने यहाँ पे बताया है कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट दिस इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ विच it remains at rest unless an external force is applied on it is called the inertia of rest। इसी तरह से इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन देखो बच्चे ने यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया है, और इसके एग्जाम्पल भी पूछा गया था यहाँ पे, तो एग्जाम्पल बच्चे ने देखो नहीं दिया है यहाँ पे। डिफाइन इनर्शिया विथ वन एग्जाम्पल इज, तो एग्जाम्पल नहीं दिया है बेटा, ठीक है, तो एग्जाम्पल यहाँ पे देना चाहिए था। इसमें बेटा आप सिंपल एग्जांपल दे सकते हैं बस वाला, कि जैसे बस है उसमें एक आदमी खड़ा है, अचानक से बस चलती है, ठीक है, जब अचानक से बस चलती है तो हम किस डायरेक्शन में, तो हम पीछे की तरफ झुक जाते हैं। और दूसरा हो जाएगा कि बस मोशन में है तो अचानक से ब्रेक लगती है तो हम आगे की तरफ झुक जाते हैं। और जब बस टर्न लेती है बेटा तो हमें फोर्स लगाना पड़ता है अपने आप को बैलेंस करने के लिए, डायरेक्शन चेंज होता है उस टाइम पे, तो ये डायरेक्शन आप एग्जांपल वहाँ पे लिख सकते थे इसमें। नेक्स्ट में है व्हाट आर द कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। देखो कंजर्वेटिव फोर्सेज क्या होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज क्या होते हैं, पूरा एक्सप्लेन किया है बच्चे ने, क्लोज इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एस एंड दिस इज इक्वल टू 0 करके इसको फाइंड किया है, तो बहुत अच्छे तरीके से किया है, इसमें पूरे 3 मार्क्स इसको मिलेंगे। बताया है देखो कंजर्वेटिव में क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस की वैल्यू 0 होती है, नॉन कंजर्वेटिव में क्लोज इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एस की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होती है। बहुत अच्छे तरीके से बच्चे ने यहाँ पे किया है। नेक्स्ट देखें तो ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पार्टिकल सिस्टम। देखो बहुत अच्छा डायग्राम बनाया है बच्चे ने यहाँ पे, और सारा एक्सप्लेन किया है यहाँ पे 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए। एंड फाइनली यहाँ पे निकाला है कि आर सेंटर ऑफ मास जो है दिस इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका आ रहा है। नेक्स्ट में एक्सप्लेन हाउ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरीज विथ अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड के साथ में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे वेरी करता है। देखो ये मास हो गया, ये सेंटर से डिस्टेंस, ये सरफेस का रेडियस कितना हो गया, r हो गया। सरफेस से h हाइट पे कोई सी ऑब्जेक्ट को लेकर के हम गए हैं तो g इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर हो गया। एंड अगर h हाइट ऊपर लेके चले जाते हैं तो जी एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, जैसे जी एम आर प्लस एच का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर, दोनों को डिवाइड किया, और फाइनली यहाँ पे जी एच इक्वल टू 1 माइनस 2h अपॉन आर यहाँ पे आया है इंटू जी। तो करेक्ट आंसर है बेटा, पूरे पूरे इसमें 3 मार्क्स इसको यहाँ पे मिलेंगे। नेक्स्ट में है स्टेट बर्नौलीज थ्योरम, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम क्या है और इसके एप्लीकेशंस यहाँ पे लिखने हैं। तो देखो बच्चे ने यहाँ पे बर्नौलीज थ्योरम के बारे में पहले लिखा है कि बर्नौलीज थ्योरम क्या है, स्टेट किया है पी अपॉन रो प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस जी एच, पी प्लस रो वी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस रो जी एच इसका टू कॉन्स्टेंट लिखते हैं ना, इसने रो से डिवाइड कर दिया सबको, ठीक है। तो पहले तो बर्नौलीज थ्योरम बताया है कि प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जो होता है किसी भी पॉइंट पे लिक्विड अगर फ्लो कर रहा है किसी पाइप से तो कांस्टेंट होता है। इसके बाद एप्लीकेशन में देखो बताया है ये जो विंड फ्लो होता है बेटा, तो उस टाइम पे जो हर्ट होता है उसका ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो उड़ जाता है बेटा हवा में, ठीक है। तो ये बताया है, तो बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन इसमें किया। देखो एटमाइजेशन ऑफ एटमाइजेस और स्प्रेइंग, जो स्प्रे होता है बेटा उसके बारे में बताया, तो बहुत अच्छा है। लिफ्टिंग और एयरक्राफ्ट, ठीक है, इसके बारे में बताया, तो ठीक बताया है। पूरे 3 मार्क्स इसको यहाँ पे मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टेट लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, व्हाट आर द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मोनोटॉमिक, डायटोमिक एंड ट्राइटोमिक गैस। तो सबसे पहले जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये जो इक्विपार्टीशन है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन, उसको बताया है कि ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ में एनर्जी जो एसोसिएटेड होता है बेटा 1/2 kBT होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए मोनोटॉमिक गैस दिस इज इक्वल टू ये हो गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए डायटोमिक गैस ये हो गया, और डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए ट्राइटोमिक गैस आपका ये हो गया, ठीक है। तो तीनों यहाँ पे निकाला गया है। नेक्स्ट में यहाँ पे हो गया बेटा स्टेट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स बाय केल्विन एंड प्लैंक, स्टेट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स बाय केल्विन एंड प्लैंक एंड क्लॉसियस। तो स्टेट जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में बेटा वो क्या स्टेटमेंट है, किसका स्टेटमेंट, केल्विन प्लैंक का और क्लॉसियस का स्टेटमेंट है। तो बच्चे ने देखो केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट सबसे पहले लिखा है यहाँ पे, और दूसरा लिखा है क्लॉसियस का स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे मेंशन किया है इसने, तो इसको पूरे 2 मार्क्स यहाँ पे इसको मिलेंगे। नेक्स्ट देखिए बेटा यहाँ पे, तो नेक्स्ट में है
डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। तो देखो यहाँ पे प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, यहाँ पे इक्वेशन लिखा है कि अगर ऑरिजिन से कोई स्टार्ट हो रहा है वेव, तो उसके लिए इक्वेशन हो गया दिस इज y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। और अगर यही किसी पॉइंट, किसी पार्टिकल, किसी पोजीशन p से अगर स्टार्ट हो रहा है, तो इसको फिर सॉल्व किया है बेटा, और फाइनली यहाँ पे बताया है दिस इज टू वाई इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स एन प्लस फाइव नॉट। यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका आया है। ये देखो बताया है कि नेगेटिव एक्स एक्सिस में जाएंगे तो प्लस में इक्वेशन आएगा, अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जाएंगे तो ओमेगा टी माइनस के एक्स यहाँ पे आता है। तो बहुत अच्छे तरीके से किया है, इसमें भी इसको 3 मार्क्स का है बेटा, तो 3 मार्क्स इसको यहाँ पे मिलेंगे। नेक्स्ट में सेक्शन डी में देखें तो डेराइव इक्वेशन फॉर मोशन बाई कैलकुलस मेथड। देखो हालांकि कैलकुलस बहुत कम चांसेज हैं बेटा, नहीं के बराबर है, क्योंकि सिलेबस में भी अलग से मेंशन नहीं किया है कहीं पे कैलकुलस की मेथड से काइनेमेटिक्स का इक्वेशन आएगा। हालांकि पहले मेंशन करता था, लेकिन सवाल ये है बेटा कि कैलकुलस लिखा है कि बेसिक आइडियाज ऑफ कैलकुलस डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, तो इसके लिए मैं करवा देता हूँ। ये क्वेश्चन मैंने कभी 1-2 बार डाल दिया है आपको, कि इसको भी आप एक बार पता कर, क्योंकि पिछले बार इसमें जेके कश्मीर बोर्ड में पूछा हुआ है क्वेश्चन, इसलिए मैं बार बार यहाँ पे डाल रहा हूँ इसको। तो देखो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो कहाँ से स्टार्ट करना है? एक्सेलेरेशन से। एक्सेलेरेशन इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू वी गेट दिस इक्वल टू v इक्वल टू यू प्लस ए टी एंड s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में बेटा v इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी एंड v इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी हो गया, तो डी एस इक्वल टू v इंटू डी टी हो गया। सो इसको इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड में, और यहाँ पे फाइनल आंसर यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट में अगर हम थर्ड देखें, ठीक है, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as है बेटा, तो a इक्वल टू दिस इज डी वी अपॉन डी टी एंड टू डी एस अपॉन डी एस हो गया, और इसको सॉल्व करने के बाद बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as यहाँ पे आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट में देखें यहाँ पे तो इसी की और में है फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द मिनिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। तो इसको देखो यहाँ से करेंगे तो ये सबसे पहले डायग्राम बनाना चाहिए था, लेकिन बच्चे ने डायग्राम मिसिंग है, यहाँ पे डायग्राम ही नहीं बनाया बच्चे ने। ठीक है, आपको बोला इसमें फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, बिना डायग्राम के बेटा आप कैसे कर सकते हैं इसको? ठीक है, रटना थोड़ा होता है। सो दिस इज, बच्चे ने देखो डायग्राम ही नहीं बनाया, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, और यहाँ पे ये प्रोजेक्टाइल फायर्ड हो गया, दिस इज यू हो गया, दिस एंगल इज थीटा, इसका कंपोनेंट दिस इज यू एक्स इक्वल टू दिस इज यू कॉस थीटा, इधर जो कंपोनेंट हो जाएगा दिस इज यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा। फिर जाकर के ये आप सॉल्व करेंगे कि मैक्सिमम हाइट एच इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g हो गया। नीचे टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला, फिर रेंज निकाला, ये सारी चीज़ें, बट बिना डायग्राम के आप कैसे कर सकते हैं बेटा? तो बच्चे ने देखो डायग्राम ही नहीं बनाया, पूरा सॉल्व ही कर दिया। ठीक है, तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है बेटा, पूरे सीधे 2-2.5 नंबर कट जाएंगे बेटा यहाँ पे डायग्राम नहीं बनाओगे तो। नेक्स्ट में डिफाइन प्रिंसिपल ऑफ थर्मल टर्मिनल वेलोसिटी एंड डेराइव ए रिलेशन फॉर इट। तो देखो टर्मिनल वेलोसिटी बताया है कि अपर डायरेक्शन में एक फोर्स लग गया, दिस इज ये हो गया बॉयंसी फोर्स। वेट, तो वेट तो डाउनवर्ड डायरेक्शन लगता है, बॉयंसी फोर्स को भी W से डिनोट कर दिया है, वेट को भी W से। बच्चे देखो यहाँ पे बॉयंसी फोर्स को WB से आप डिनोट करवाएं बेटा, या फिर सीधे FB से डिनोट करवाएं। अब दोनों सेम कैसे आप डिनोट कर सकते हो? वेट को भी W से लिख रहे हो, बॉयंसी फोर्स को भी W लिख रहे हो, ऐसा कैसे पॉसिबल है? ठीक है, आप ऐसे नहीं लिख सकते ना। तो यहाँ पे वेट जो होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन लगता है, बॉयंसी फोर्स जो लगता है बेटा ऊपर लगता है, और स्ट्रोक फोर्स जो है बेटा वो भी ऊपर यहाँ पे लगता है, स्ट्रोक फोर्स। ठीक है, तो जिस टाइम पे दोनों अपर डायरेक्शन में जो फोर्सेज होते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्सेज के बराबर हो जाते हैं बेटा, उस टाइम पे बॉडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे मूव करना स्टार्ट कर देता है, जिसको हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। तो देखो यहाँ पे बच्चे ने उसी फोर्सेज को इक्वेट करके यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी यहाँ पे बच्चे ने निकाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, तो इसी में और में है डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड सीबी, मैरस रिलेशन जिसको हम कहते हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे निकाला है कि सीपी और सीबी के जो रिलेशन है बेटा, डी डब्ल्यू इक्वल टू पी इंटू डी बी, सो फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, सारा यहाँ पे कैलकुलेट किया है। और फाइनली जैसे सी पी माइनस सी बी एंड दिस इक्वल टू कितना आता है बेटा, यहाँ पे आर आता है। तो बच्चे ने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे किया, पूरे 5 मार्क्स, क्योंकि इसमें कोई डायग्राम नहीं है बेटा। इसमें सी पी माइनस सी बी इक्वल टू आर जो है, जो जिसको मेयर्स रिलेशन कहते हैं, इसमें कोई डायग्राम नहीं है, तो पूरे मार्क्स इसमें मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा, तो नेक्स्ट में है डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आप देख सकते हो यहाँ पे
ये आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिस्प्लेसमेंट सबसे पहले निकाला गया है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, फिर वेलोसिटी निकाला गया है एंड इसके बाद यहाँ पे एक्सेलेरेशन निकाला गया है। ठीक है, तो ये सारा यहाँ पे फाइंड किया गया है। डायग्राम भी बच्चे ने इस बार बनाया है, तो पूरे पूरे इसमें 5 मार्क्स इसको मिलेंगे, कहीं पे नंबर कटने के कोई चांसेस नहीं है। इसी में नेक्स्ट में देखें बेटा, तो व्हाट आर बीट्स, डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर बीट फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले बीट क्या होता है, बीट को बताया है एंड बीट बताने के बाद व्हाट आर बीट, डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर बीट फ्रीक्वेंसी, और उसके बाद बीट फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे डिस्कस किया है। और बीट फ्रीक्वेंसी को बता करके यहाँ पे देखो बीट फ्रीक्वेंसी जो आया है बेटा, दिस इज इक्वल टू न्यू बीट इज इक्वल टू न्यू 1 माइनस कितना आया है, न्यू 2। यहाँ पे आंसर, करेक्ट आंसर इसका आया है। ठीक है, तो पूरे पूरे 5 मार्क्स इसमें भी इसको मिलेंगे। तो इस तरह से आपने देखा बेटा कि सारे पेपर हमने ये जो बच्चे ने किया है उसको देखा हमने। जहाँ पे रिक्वायर्ड डायग्राम है वहाँ पे नहीं बनाएंगे, नंबर आपका कट जाएगा। जहाँ पे डायग्राम है बेटा वहाँ पे आपको बनाना ही है डायग्राम। अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो डायग्राम है, तो बिना डायग्राम बनाओगे नंबर काट देगा। 5 मार्क्स क्वेश्चन है बेटा, डायग्राम है नहीं बनाया, नंबर कट जाएंगे। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में अगर आप डायग्राम स्किप करते हो बेटा, छोड़ते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चल सकता है। वहाँ पे अगर आपने कंटेंट 8-10 लाइन लिख दिया वहाँ पे, तो आप डायग्राम नहीं बनाओगे, चल जाएगा। लेकिन 3 मार्क्स के क्वेश्चन में और 5 मार्क्स के क्वेश्चन में बेटा अगर आप डायग्राम नहीं बनाते हैं, आपका नंबर कटेगा बेटा। अगर डायग्राम है तो, अगर डायग्राम रिक्वायर्ड है आपने नहीं बनाया, नंबर आपके कट जाएंगे बेटा। इस बात का ध्यान रखें आप लोग।